आप गूगल मैप पर जाएं, वहाँ पर फ़लस्तीन लिखें, लिख कर देखें, फ़लस्तीन है ही नहीं है भाई वहाँ पर। फ़लस्तीन इज़ नो मोर ऑन गूगल मैप। उड़ता हुआ तीर आपने गलत जगह पे ले लिया, तो इसीलिए अब आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा। ईरान के बाद हमने इसराइल में तबाही देखी इसराइल कि 4 उनकी भी बिल्डिंग्स गिरी, कोई 4 उधर भी नुकसान हुआ है। ये तो दुनिया तबाह है, फिर तो क़यामत से पहले क़यामत है। अमेरिका की वजह से ही ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि इन लोगों ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान की एक साइड से इंडिया वॉर करे और दूसरी साइड से ईरान पे अगर कब्जा कर ले इसराइल, तो पाकिस्तान का तो अल्लाह माफ़ करे शायद आपको पता भी ना चले। इसराइल और ईरान में भी सीज फायर हो सकता है। यही नहीं पता होगा कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई है। इसराइल इस टाइम ये चाहता है कि नुमान, अभी हम लोग इंडिया और पाकिस्तान की वॉर से निकले नहीं थे कि इसराइल और ईरान में भी वॉर स्टार्ट हो गई है। गज़ा का हाल तो हम सब देख चुके हैं कि इसराइल ने गज़ा को मैप से हटा दिया है और ईरान ने भी वाज़ह ये ऐलान कर दिया है कि जो मुल्क ईरान के साथ नहीं मिलेगा, उसके हमायत में नहीं खड़ा होगा, वो उसको छोड़ देगा और अपना दायरा कार बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ईरान अपना दायरा कार बढ़ाएगा, चूँकि ईरान एक मुस्लिम ममालिक है, तो सब मुस्लिम कंट्रीज़ उसके साथ मिल जाएंगे। इसी तरह इसराइल के साथ भी तो कई कंट्रीज़ मिलेंगे। तो क्या नुमान, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का कोई साइन है? क्या ये सब वॉर स्टार्ट होने वाली है? वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो आज तक हम लोग, जो हमारी फर्स्ट 2 वॉर्स गुजरी हैं, उनके बारे में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं और जब जब उनका जिक्र होता है, जब जब वो पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो तबाही हुई थी, जितना इंसानी जानों का नुकसान हुआ था, और अभी भी कितनी मासूम इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है, अभी होनी नहीं है, हो चुकी है। ईरान और इसराइल के दरमियान इस टाइम ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गई है। पिछले 3 दिन के अंदर ईरान ने मोर देन 500 जो मिज़ल्स हैं वो वहाँ पर दागे हैं और उसके अगेंस्ट इसराइल ने टारगेट अटैक किए हैं। उनकी सारी मिलिट्री फोर्स जो थी, जो उनके मेन थे, उसके अंदर कमांड देने वाले। मैं देख रही थी कि वो असला बनाने वाली फैक्ट्री को भी इनके टारगेट किया था। इन्होंने भी बहुत टारगेट किए, उन्होंने भी बहुत टारगेट किए। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऑडियंस के लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, जब फ़लस्तीन के ऊपर अटैक हो रहा था ना, तो पूरी दुनिया में काफ़ी एहतजाज हुआ। मुस्लिम वाले ने एहतजाज की हद तक तो बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ नहीं किया सिवाय कुछ इमदाद करने के। इमदाद वाज नॉट अ सलूशन। अगर आपने उनकी हेल्प करनी थी तो आप गन से ही हेल्प करते ताकि इसराइल का मुंह बंद कर सकते। आपने इसराइल को खुला छोड़ा, जो वो कर रहा था उसको करने दिया। आज आप हैरान होंगे, अरीस ने जो भी बात की ना कि मैप से रिमूव कर दिया, वो मुहावरतन नहीं कह रही। आप गूगल मैप पर जाएं, वहाँ पर फ़लस्तीन लिखें, लिख कर देखें, फ़लस्तीन है ही नहीं है भाई वहाँ पर। फ़लस्तीन इज़ नो मोर ऑन गूगल मैप। बल्कि जर्नलिज्म जो इसका कुछ तरह करके कोई कैपिटल था फ़लस्तीन का, वो अब उसके नीचे इसराइल लिखा हुआ है कि वो इसराइल का कैपिटल है। वो इसराइल आ गया, बस वो इसराइल बन गया अब सारा, ठीक है। फ़लस्तीन के लोग तो वहीं पर होंगे, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। इसराइल ने अपना ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया हर जगह पर, और जहाँ पर नहीं वो कर पाया अभी तक, वहाँ पर वो कर रहा है। और इसी वजह से इसराइल को एक शय मिली कि इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, हमने इतने बड़े मुल्क का मलिया मेट कर दिया। फ़लस्तीन छोटा मोटा मुल्क नहीं था भाई, वो बहुत बड़ा था। और अब उसके बाद जब उसने ये देखा कि अच्छा ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि जियोग्राफिकली ना ईरान के पास रकबा बहुत बड़ा है, और अगर ईरान के अंदर इसराइल सक्सेसफुल हो जाता है ना, नुमान, उनके बॉर्डर के साथ तो पाकिस्तान का बॉर्डर मैच करता है और पाकिस्तान का बॉर्डर साथ इंडिया के साथ मैच करता है। मतलब कि पाकिस्तान दोनों के दरमियान में आ जाएगा। आप देखें, पाकिस्तान की एक साइड से इंडिया वॉर करे और दूसरी साइड से ईरान पे अगर कब्जा कर ले इसराइल, तो पाकिस्तान का तो अल्लाह माफ़ करे शायद आपको पता भी ना चले। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एट अ टाइम वन कंट्री के साथ तो फाइट बैक कर सकता है, लेकिन 2 मुल्क, जिसमें ख़ासतौर पे अगर इसराइल, जिसके पास इतने एडवांस वेपन्स हैं और जिसको फुली सपोर्ट है अमेरिका की, और अमेरिका तो कभी भी देखें मुस्लिम कंट्रीज़ को वो एड ज़रूर करता है, वो ट्रेड ज़रूर करता है, बट अगर उसको कभी भी मौका मिलेगा ना अबॉलिश करने का, तो वो ज़रूर करेगा। क्योंकि अमेरिकन्स की, यूरोपियंस की यही सोच है कि भैया दुनिया के अंदर हमारा राज हो, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल चुके थे ओवर द लास्ट 1 सेंचुरी।
तो इसी वजह से ये एक बड़ी हाई स्ट्रेटजी है इन लोगों की कि फ़लस्तीन के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं उस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया, तो अब वो ईरान पे स्टार्ट हुए और ईरान के साथ भी मोर और लेस वही कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ टाइम। जी हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं। अरे भैया इससे क्या होगा? अगर उनके पास लेट से मिज़ल्स के अलावा और टेक्नोलॉजी एयर में इतनी अच्छी नहीं है तो उसकी सपोर्ट दी जाए। तुर्की आए दरमियान के अंदर, सऊदी आए दरमियान के अंदर, पाकिस्तान भी जाए, फिर ठीक है, सब उसकी हेल्प करें और इसको ये जो इतना उभर रहा है इसको यहीं पर कंट्रोल किया जाए। नुमान, अगर पाकिस्तान भी शामिल होता है या बाकी कंट्रीज़ भी शामिल होती हैं इस वॉर में, ईरान का साथ देती हैं, तो क्या इसराइल बाकी कंट्रीज़ पर भी नहीं हमले करेगा? देखें वर्ल्ड वॉर इसी तरह तो स्टार्ट क्या होती ये है। बेहतर नहीं है कि वहाँ पर जो हैं जितना भी मैस है वहाँ पे जितनी पब्लिक है उनको अपनी अपनी कंट्रीज़ में जगह दी जाए? या असल में हरीज प्रॉब्लम पता क्या है, अगर बाकी कंट्रीज़ भी शामिल होंगे तो क्या ये फिर वर्ल्ड वॉर तो फैल जाएगी, तो बाकी वर्ल्ड वॉर की तरफ आ जाएगा। वर्ल्ड वॉर की तरफ फैलेगी। बिल्कुल आपकी बात है। मसला ये है कि चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर हम इस टाइम बैठकर ये सोचते रहे कि नहीं जी ईरान खुद निबड़ लेगा, तो ईरान खुद अकेला नहीं निबड़ सकता। आप देखें ईरान भले उनके ऊपर मिसाइल्स अटैक कर रहा है, काफ़ी बिल्डिंग्स गिरा दी उनकी, बट वो टारगेटेड अटैक नहीं कर पा रहा उस तरह से जिस तरह से इसराइल कर पा रहा है। उनके तो डायरेक्ट वहाँ पर जेट्स आके वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। उनके तो ईरान के अंदर इस टाइम जो है ना इतने ज़्यादा उनकी एजेंसीज़ के लोग हैं, क्योंकि ये ह्यूमन पावर के बगैर ये काम पॉसिबल ही नहीं है कि इनका कौन सा लीडर कहाँ पर है। चाहे जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास हो, लेकिन ईरान के अंदर इसराइल के ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो एक एक लम्हा ब लम्हा की जो है ना उनको ख़बर दे रहे हैं। इनका जो लीडर है, जो वो बड़ा सा दाढ़ी वाला, वो क्या नाम है उसका, उसकी भी प्रॉपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई, और वो नेतन्याहू ने कहा है बाकायदा कि भाई ये बंदा हमारे टारगेट में है, अगर आप कहते हो तो हम इसको भी उड़ा देते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अगर उनके आर्मी चीफ को मार दिया और भी इतने सारे जो लीडर्स थे अगर उनके ऊपर अटैक करने में कामयाब हुए, तो किस लेवल की जो है ना उनकी इंटेलिजेंस वहाँ पर काम कर रही है। तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसराइल ने बहुत बड़ी तबाही ऑलरेडी फ़लस्तीन में मचाई है, नो डाउट। हमारा रिटेलिएट काफ़ी अच्छा किया है ईरान ने, आगे से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया है, उधर भी तबाहियाँ मची हैं। पहली दफ़ा इसराइल में कोई तबाही देखी है, और जितना सब कुछ इन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया था, जितना जुल्म उन मासूम लोगों पर, उन मासूम बच्चों पर किया नुमान, उसमें भी हमने कोई इसराइल में कोई ऐसी नहीं देखी था तबाही। ईरान के बाद हमने इसराइल में तबाही देखी कि 4 उनकी भी बिल्डिंग्स गिरी, कोई 4 उधर भी नुकसान हुए। इसराइल के अंदर ये तबाही वरना ये लोग तो पता नहीं आपको क्या अपने आप को क्या समझने लग गए थे कि जिसके तरफ भी देखेंगे उसको मार देंगे ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट टाइम ये तबाही वहाँ पर मची है, और यकीन माने जब ईरान का मिज़ाइल वहाँ पर गिरा ना इसराइल के अंदर, और यहाँ पर फ़लस्तीन में लोग ऐसे शुक्र अदा करते हैं कि अच्छा हुआ, वो ना जैसे दिल से एक निकलती है और वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि यार बड़ा अच्छा हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने यही देखा था भाई यहाँ से मिज़ाइल्स आते हैं, इधर से तो कोई जाता नहीं है। अब वो फर्स्ट टाइम जब ये देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ से मिज़ाइल्स आ भी रहे हैं और वहाँ पर गिर भी रहे हैं और वहाँ पर जो है ना तबाहियाँ भी मच रही है, तो उनको बड़ी हाइट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वहाँ पे नुमान एक वीडियो इसराइल की बड़ी वायरल हो रही है, एक खातून की है, वो कहती है भी मुझे कल ही यहाँ पर अपना घर मिला था और आज ईरान की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, जो उन्होंने सारा यहाँ पे किया, तबाही मचाई है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। देखें मेरी बात सुने, एक ये जो लेडी है इनका जो घर वाला सीन जो अरीज बता रही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं जहाँ पर इसराइली जो है ना वो अपने बच्चों को लेकर ऐसे बैठे हैं, बाहर से बॉम्ब्स की। अरे भैया आप लोग तब कहाँ थे जब ये सब कुछ फ़लस्तीन में हो रहा था? तब आप लोगों ने नहीं सोचा? आज तो बड़ी वीडियोस आ रही हैं इसराइल की तरफ से कि अच्छा जी उनके बच्चे मारे गए, या फिर वो ऐसे डर रहे हैं, या वो ऐसे छुप रहे हैं। तो आपने तो एक इतने बड़े कंट्री का मलिया मेल्ट कर दिया। सोचो वहाँ पर कितने बच्चों की जान गई होगी, सोचो वहाँ पर कितने घर उजड़े होंगे जो कि आप लोगों ने उजाड़े हैं। तब तो आप लोग बड़ी विक्ट्री स्पीच देते थे और बैठ के सुकून से अपनी स्क्रीन पे इंजॉय करते थे कि हाँ भाई इसराइल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आप देखें जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, ठीक है।
आपने एक कंट्री पर जुल्म किया, आपको लगा कि शायद पूरी दुनिया के ऊपर आप काबिज हो सकते हैं, इतना आसान नहीं है। अब जब वही चीज़ इसराइल पे हो रही है, जब वहाँ पर तबाहियाँ मच रही हैं, जब वहाँ पर उनके ब्लास्ट हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज उजड़ रही हैं, तो अब उस अवाम की तरफ से नेतन्याहू के ऊपर ना काफ़ी प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से आप नेतन्याहू की कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखोगे ना, तो उसमें वो बड़ा डर रहा होता है और अमेरिका को बार बार कह रहा होता है कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेरिका को चाहिए हमारा साथ दे। वो बार बार इस चीज़ की तरफ ला रहा होता है कि भाई हमें ना सपोर्ट दी जाए। और जबकि अमेरिका ना इस सिचुएशन में अब सपोर्ट ज़्यादा दे नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि रूस और सऊदीया और बड़े बड़े जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उन सब लोगों ने ख़ास मुखालफत की है ये इसराइल ने जो हरकत की ईरान में। इसी वजह से अब अमेरिका को ये लग रहा है अगर हमने एड दी और ये बात फैली तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस वॉर के पीछे हम हैं, जो कि एक्चुअली में अमेरिका ही है। अमेरिका की वजह से ही ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि इन लोगों ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अदरवाइज इतनी भी बात नहीं थी कि ये बिल्कुल श्रीलंका के साइज का कंट्री इतना बड़ा जो है ना वो अटैक कर सकता। अच्छा नुमान, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर स्टार्ट होने वाली ही थी, अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, कुछ दिनों की बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मामलात बन गए थे तो अमेरिका दरमियान में आया, उसने सीज़ फायर करवाया, ठीक है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि इसराइल और ईरान में भी सीज़ फायर हो सकता है? असल में सबसे पहले तो ईरान और इसराइल के केस में अमेरिका इतना लेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट थी, ठीक है ना। मतलब सीज़ फायर करना क्या मतलब, जब अब करवा ही अमेरिका रहा है, जब अमेरिका ने ही उसको गो हेड दिया इसराइल को, तो वो सीज़ फायर इतनी जल्दी क्यों करेगा? पहली तो बात वो लेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बैकएंड पे वो खुद खड़ा है। दूसरी बात ये है कि अब गेम इस टाइम अमेरिका के हाथ से निकल चुकी हुई है। शुरू में शायद ये कुछ कर लेते, कोई ना कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करके, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मसला भी शुरू ही हुआ तो उसने ट्रेड की थ्रेट दी, मानी नहीं है किसी ने भी बात अमेरिका की, बस वो एक थ्रेट इतनी बड़ी है। ज़री बात है अगर अमेरिका ट्रेड करना बंद कर देगा इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ तो हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी थी एक बंद करना और इसलिए उसको क्रेडिट मिल गया इस चीज़ का। लेकिन ईरान पे तो ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान तो पिछले 4-5 साल से इतनी लिमिटेशंस बर्दाश्त कर रहा है जो कि अमेरिका ने लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, तो वो डेफिनेटली उनको तो वो सुनेंगे नहीं। और उन्होंने बाकायदा कह दिया है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई है। इसराइल इस टाइम ये चाहता है कि भाई वहाँ पर जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनने जा रहा है वो ना बने। बंदा पूछे अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बना सकते हो तो वो क्यों ना बनाए? तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि हाँ वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो वो हम पे अटैक करने के लिए बना रहे हैं? इस तरह तो वो भी सोच सकते हैं कि हाँ इन लोगों ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो हम पे अटैक करने के लिए बनाया। बिल्कुल। तो किसी भी कंट्री को मतलब ये खुली इजाज़त होनी चाहिए कि ठीक है अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहा है अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो बनाए। आप कौन होते हो भाई उसको ये कहने वाले कि नहीं भैया आप ना बनाओ, और आप इसकी बेस के ऊपर न्यूक्लियर की आड़ के अंदर आपके उनके ऊपर अटैक करो, इतना बड़ा अटैक करो, फिर ये इमेजिन करो कि वो नहीं अटैक करेंगे। तो ये तो हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। ये तो वही केस है जो इंडिया ने किया कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं इसलिए हम पाकिस्तान में गोले बरसाने शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है। आप कौन हो भाई? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप बताओगे कि किस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए या किसको नहीं बनना चाहिए? ठीक है, तो ये बात है। अब देखें ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि भाई पहले वो भले मुज़ाकरात कर रहे थे कि ठीक है हमें बनना चाहिए नहीं, अब तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई हम बॉम्ब बनाएंगे, हम ये न्यूक्लियर पावर बनेंगे क्योंकि अब हमारी मजबूरी है। अब तो मैं नज़र आ गया हम पे कभी भी कोई भी चल दौड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बोले तो नुमान कोई और हल जिसकी वजह से ये यहीं पर स्टॉप हो जाए, कौन ऐसा करवा सकता है काम? देखें कि सीज फायर हो जाए इन दोनों में, ये ज्यादा वॉर ना फैले। सीज फायर बड़े आराम से हो सकता है। इन्होंने इसराइलियों ने बड़ा इस टाइम नुकसान कर दिया ईरान का, उतना नुकसान अभी इसराइलियों का वैसा नहीं हुआ। ठीक है, ये अगर यहीं पर स्टॉप हो जाता ना इसराइल तो ये कुछ मिसाइल्स वहाँ पर अटैक कर देंगे और उसके बाद जब देखेंगे ना कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ये भी बड़े समझदार हैं और ये इन्होंने स्टेटमेंट दी भी है कि अगर वहाँ से वॉर नहीं होगा तो हम भी स्टॉप हो जाएंगे। इनफैक्ट कि जब इन लोगों ने रिटेलिएट किया तो उन लोगों ने फिर से वॉर किया, अभी भी वो नहीं रुक रहे, वो आगे से वॉर करते चले जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ईरान की गवर्नमेंट और इनकी मिलिट्री ने साफ कह दिया वहाँ पर हम पे अटैक होना बंद होंगे तो हम भी बंद हो जाएंगे। तो सीज फायर किसी को भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसराइल आज स्टॉप हो, ईरान जो है ना एक दो मजीद अटैक करके वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कुछ नुकसान उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, भला
आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये थूक के चाटने वाली बात है, मुंह के ऊपर काफ़ी बड़ी चपेट पड़ी है इसराइल को, लेकिन भैया ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पंगा लिया ना, उड़ता हुआ तीर आपने गलत जगह पे ले लिया, तो इसीलिए अब आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा। आप करोगे बैक ऑफ तो ईरान ऑटोमेटिकली बैक ऑफ करेगा, क्योंकि ईरान को भी पता है अपनी टेक्नोलॉजी का, उसको पता है कि हम लोग अभी उतना एडवांस नहीं है कि हम इनके साथ फुल स्केल वॉर करते चले जाएं। तो ये वो चीज़ है, मेरे ख्याल से यही वो एक तरीका है जिसके ज़रिए सीज़ फायर हो सकता है, या फिर रशिया करवा सकता है। इस टाइम गेम रशिया के हाथ में, क्योंकि ईरान जो है ना वो रशिया और चाइना की ज़्यादा सुनेगा इंस्टेड ऑफ अमेरिका की वो उस तरह से नहीं सुनेगा इस टाइम, क्योंकि अमेरिका को तो साफ पता है, उनकी आवाम कहती है कि भाई ये अमेरिका करवा रहा है। तो वर्ल्ड में पीस लाने के लिए रशिया को सामने आना रशिया पड़ेगा। अगर रशिया सामने नहीं आता और ये जो है वॉर ये स्टॉप नहीं होती यहाँ पर, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के साइन है। बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर 3 तो मतलब आप कह लें कि उसको इनिशिएट कर दिया गया ऑलरेडी। हाँ। इन मुल्कों की बेवकूफ़ियों ने ये वर्ल्ड वॉर 3 इनिशिएट कर दिया है। अब तो वो यही है कि फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क साथ मिलेगा, वो उसके साथ मिलेगा, उससे मिलेगा, और फिर पूरी दुनिया में बन जाएंगे, 2 ग्रुप हो जाएंगे, और फिर दोनों ग्रुप्स में फाइट होगी, फिर वॉर चलेगी। और वो जो वॉर होती है वो अल्टीमेटली आपकी पूरी दुनिया को 100 साल पीछे ले जाएगी, 100 साल पीछे ले जाएगी। और न्यूक्लियर अटैक्स जब होना शुरू हो जाता है ना जिस कंट्री में, वहाँ पर तो कई दहाइयाँ घास नहीं उगती, इतना हैवी अटैक होता है। अभी तो न्यूक्लियर फिर पावर जब दरमियान में आ जाएंगी, वो अटैक होना शुरू हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये तो दुनिया तबाह है, फिर तो क़यामत से पहले क़यामत है। ठीक है, सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी होप कि आप लोगों को पूरा जो सीन है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप लोग वॉर पे बात नहीं कर रहे, तो क्या करें यार, मतलब हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को एंटरटेन किया जाए, ज़्यादा ना डिप्रेसिंग बातें की जाए, लेकिन अब दुनिया में चल ही डिप्रेशन रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो या दैट वाज एवरीथिंग। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और स्पेशली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही वो समझ सकें कि चल क्या रहा है। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करते रहें कि भाई ये जंग ज़्यादा ना फैले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।